मैं विभा मिश्रा कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य संकाय के लिए जो प्रश्न बैंक है माध्यमिक शिक्षा मंडल की ब्लूप्रिंट के अनुसार 4 अंक के प्रश्न के पार्ट 3 को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। 4 अंक के प्रश्न पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले प्रश्न दिए जा चुके हैं मेरे वीडियो में। आज हम पार्ट 3 में यूनिट 10 के 4 अंक के प्रश्न देखेंगे। तो यूनिट 10 में भुगतान संतुलन, खुली अर्थव्यवस्था, कुल 12 अंक के प्रश्न आएंगे। इसमें से 4 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न प्रारंभ करने से पहले यदि हम व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में इस तरीके से उसका आशय समझ लें तो अंतर हम आसानी से लिख सकते हैं। तो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन जो है, पहले हम व्यापार संतुलन देखेंगे। जो व्यापार संतुलन है इसमें देश के आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, जैसे माल एवं वस्तुएं। आयात और निर्यात से आशय क्या है कि आयात जब हम दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदते हैं तो आयात यानी आना से आप ध्यान रख सकते हो। जब हमारे देश में माल आता है तो वो आयात, और यदि हम माल को भेजते हैं तो वो निर्यात होगा। तो यदि हम दूसरे देश से आयात करते हैं तो हमें उनको भुगतान करना होता है, और यदि हम निर्यात कर रहे हैं तो भुगतान हमको प्राप्त होता है। तो व्यापार संतुलन में यदि हम आयात निर्यात कर रहे हैं माल एवं वस्तुओं का, तो हमें कुछ पूंजी का लेन देन भी, पैसे का लेन देन भी करना होता है। लेकिन जो भुगतान संतुलन है, भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के अतिरिक्त, अब आयात निर्यात में अपन ने माल एवं वस्तुएं देखी, तो लेकिन भुगतान संतुलन में इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार के लेन देन भी शामिल होते हैं। जो अन्य प्रकार के लेन देन हैं वे हैं सेवाएं, ब्याज, लाभांश, पूंजी के हस्तांतरण, बीमा व्यय आदि। और भी अन्य कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, जैसे परिवहन सेवाएं हो सकती हैं। हम देखते हैं कि एक देश के यात्री दूसरे देश में विभिन्न उद्देश्य को लेकर जाते हैं, जैसे शिक्षा के उद्देश्य से, चिकित्सा के उद्देश्य से या पर्यटन के उद्देश्य से। तो वे जिस देश में जाते हैं उस देश में भी वो व्यय करते हैं। तो जो भी उनको प्राप्त होता है वो भी यहाँ माल एवं वस्तुओं के अतिरिक्त आता है, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, लाभांश के रूप में हो, या विभिन्न बड़ी बड़ी कंपनियां कार्य करती उनका बीमा का यदि प्रीमियम चुकाना हो। तो इस प्रकार की कई सेवाओं के अंतर्गत उनका लेन देन, तकनीकी विशेषज्ञ यदि कार्य कर रहे हैं, वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी, उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले भी उनको जो प्राप्त होता है वो भी भुगतान संतुलन के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कि व्यापार संतुलन में मात्र केवल आयात निर्यात को शामिल किया जाता है, और भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के अतिरिक्त कुछ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। तो व्यापार संतुलन यहाँ हम देखेंगे छोटी अवधारणा है, क्योंकि उसमें केवल आयात निर्यात को शामिल किया जाता है। और भुगतान संतुलन जो है वो एक बड़ी अवधारणा है, क्योंकि यहाँ आयात निर्यात के अलावा कुछ सेवा क्षेत्रों को भी शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे यदि इसमें भुगतान संतुलन में ज्यादा विस्तृत अवधारणा है, तो यदि हम देखें किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए व्यापार संतुलन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये भुगतान संतुलन ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हम देखेंगे कि आयात निर्यात जो हम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सेवाओं का लेन देन भी जो है वो बड़ी भारी मात्रा में भुगतान को प्रभावित करता है। यदि हमारे निर्यात देखें, आयात कम है, तब तो हमारे देश को फायदा होगा, हमारे देश में विदेशी पूंजी आएगी। लेकिन उससे अधिक यदि हमें सेवाओं के रूप में भुगतान चुकाना होगा तब हमारा निर्यात जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने का आशय है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति के लिए भुगतान संतुलन जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक चीज और हम देखेंगे कि व्यापार संतुलन में जो माल एवं वस्तुएं शामिल होती हैं, तो ये, क्योंकि हम देखते हैं कि भारत में अधिकांश जो विदेशी व्यापार किया जाता है वो समुद्री मार्ग से किया जाता है, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं, तो इसके कारण जो धरातलीय क्षेत्र है इससे आवागमन भिन्न देशों से संपर्क नहीं किया जा सकता। तो अधिकांश देशों से जो हम आयात निर्यात करते हैं वो समुद्री मार्ग से करते हैं। तो समुद्री मार्ग में जो तट होता है उसे, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, वहां पर जो जहाजों में माल एवं वस्तुएं आती हैं दूसरे देशों से, उनका सौदा किया जाता है। यानी व्यापार संतुलन के अंतर्गत जो माल एवं वस्तुओं के सौदे किए जाते हैं वो बंदरगाहों पर किए जाते हैं। तो इन माल एवं वस्तुएं जो होती है वो हमको दिखाई देती हैं, तो इसको हम दृश्य मदें भी कहते हैं। यानी व्यापार संतुलन में दृश्य मदों का सौदा किया जाता है, आयात निर्यात में शामिल होते हैं। लेकिन भुगतान संतुलन में आयात निर्यात अर्थात दृश्य मदें तो होती है शामिल, दृश्य मदों के साथ साथ जो सेवाएं होती हैं वो हमको दिखाई नहीं देती, वो हम अदृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं। कुछ सेवाएं दी जाती हैं जो कि
दृश्य नहीं होती, कैसी होती है, अदृश्य। तो भुगतान संतुलन में दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदें शामिल की जाती हैं। तो यदि हमें ये समझ में आ गया तो इसका हम पहला प्रश्न है जो कि व्यापार संतुलन तथा भुगतान संतुलन में अंतर लिखिए, तो इसके आधार पर हम अंतर कर सकते हैं कि जैसा लिखा है, जैसे पहला लिखा है दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, यहाँ दृश्य के साथ साथ अदृश्य मदों को भी शामिल किया जाता है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक भाग है, जैसे अपन ने देखा था, छोटी अवधारणा है, और भुगतान संतुलन जो है वो व्यापक अवधारणा है, क्योंकि भुगतान संतुलन में व्यापार संतुलन जो है वो शामिल होता है। फिर तीसरा, किसी देश का व्यापार संतुलन पक्ष में न होना कोई अधिक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन भुगतान संतुलन पक्ष में नहीं है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि यदि हमारी लेनदारी अधिक है और निर्यात हमने ज्यादा किया, हमको प्राप्त हो रहा, लेकिन उससे ज्यादा यदि हमें देनदारियां हैं जो अदृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं, तो वो चिंता का विषय होगा। फिर चौथा है, व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, यानी निर्यात और आयात में अंतर। यदि आयात अधिक निर्यात कम होंगे तो अनुकूल होगा, क्योंकि हमको विदेशी पूंजी प्राप्त हो रही है, और यदि आयात अधिक निर्यात कम होगा तो वो प्रतिकूल कहलाएगा, क्योंकि हमको भुगतान उसको ज्यादा करना पड़ रहा है। तो व्यापार संतुलन जो है वो अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है, लेकिन जो भुगतान संतुलन है ये संतुलित रहता है। यदि हम भुगतान संतुलन का जो चिट्ठा बनाते हैं तो उसमें एक तरफ लेनदारियां होती है, एक तरफ देनदारियां होती हैं, और जो अंतर की राशि होती है वह अलग से दिखाई जाती है, और नीचे जो होता है उसका योग होता है वो बराबर दिखाया जाता है। तो लेनदारी और देनदारी को माइनस और प्लस में दिखाया जाता है, लेकिन भुगतान संतुलन का जो योग होता है वो हमेशा संतुलित होता है। कहा जाता है कि भुगतान संतुलन जो है वो हमेशा संतुलित होता है। एक और अंतर है, चूंकि हमें 4 अंक के प्रश्न में 4 अंतर ही लिखेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएंगे। एक और पांचवा अंतर है कि व्यापार की दृष्टि से व्यापार संतुलन का महत्व कम है। तुलनात्मक रूप से भुगतान संतुलन की तुलना में यदि हम देखें तो व्यापार संतुलन का महत्व कम है, क्योंकि इसमें केवल दृश्य मदें शामिल होती है, और भुगतान संतुलन का जो है महत्व अधिक है, चाहे हम आर्थिक विकास की दृष्टि से देखें या अन्य दृष्टि। तो यदि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन में अंतर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जब हम अंतर लिखेंगे तो हम मुख्य चीजों का अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, चालू खाता तथा पूंजी खाता में अंतर बताइए। तो जो चालू खाता पूंजी खाता है ये भी भुगतान संतुलन की मदें होती हैं, जिनको चालू खाते और पूंजी खाते के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें यदि हम अंतर देखेंगे तो चालू खाता जो है इसमें वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात होता है, इसमें केवल एक पक्षी आयात और निर्यात बस किए शामिल होता है। लेकिन पूंजी खाता जो होता है इसमें इसके अलावा सभी प्रकार के लेन देन होते हैं। फिर दूसरा है, एक चालू खाता अधिशेष वाला देश शेष दुनिया के लिए शुद्ध ऋणदाता बन जाता है, माना जाता है। यहाँ आशय क्या है कि चालू खाता अधिशेष वाला देश, यानी यदि हमारे देश की लेनदारियां कम है और देनदारियां अधिक हैं तो हम कह सकते हैं वो हमारे लिए क्या, सॉरी, यदि हमारा देश जो है वो देश को जब हम आयात निर्यात कर रहे हैं या भुगतान संतुलन के अंतर्गत देखेंगे कि अधिशेष वाला हमको, यानी विदेशी पूंजी ज्यादा प्राप्त हो रही है और हमको भुगतान कम करना है, तो हम दूसरे देश को ऋण दे सकते हैं, तो कहा जाता है कि वो शुद्ध ऋणदाता वाला माना जाता है। इसके विपरीत स्थिति में उधारकर्ता की स्थिति में कहलाता है, यदि अधिशेष नहीं है, हमको देनदारियां ज्यादा हैं तो हमको उनको चुकाना होगा, तो वो अधिक उधारकर्ता की स्थिति में कहा जाता है। पूंजी खाता, इसमें देश के निवासियों द्वारा शेष विश्व से पूंजीगत परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का लेन देन होता है। अब पूंजीगत परिसंपत्तियों से आशय की मान लीजिए एक देश ने दूसरे देश में कोई कंपनी स्थापित की है, खरीदी है, तो वो संपत्ति जो है उस देश की हो जाएगी, या घाटा होने पर उसने फिर उसको बेच दी तो उसके पास चली जाएगी। तो परिसंपत्ति एवं दायित्वों का लेन देन होता है इसमें, काय में, पूंजी खाता में। फिर तीसरा है, इसमें लेन देन प्रवाह के रूप में होता है। जब हम आयात निर्यात करेंगे तो विदेशी पूंजी का हमारे देश में अंतर प्रवाह होगा या बहिर्प्रवाह होगा, लेकिन पूंजी खाता में इसमें लेन देन स्टॉक के रूप में होता है। जब हम परिसंपत्तियों को खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो एक स्टॉक के रूप में भी माना जाता है। फिर चालू खाता, ये अल्पकालीन होते हैं, और पूंजी खाता जो होते हैं वो अधिकतर दीर्घकालीन, अल्पकालीन भी होते हैं, लेकिन ये अधिकतर तुलनात्मक रूप से देखें तो अधिकतर ये दीर्घकालीन होते हैं। प्रश्न तीसरा, खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ समझाइए।
अब खुली अर्थव्यवस्था तथा बंद अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था से आशय है कि का जब एक देश का शेष विश्व के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित होता है, अर्थात विभिन्न देश एक दूसरे के साथ आयात निर्यात की क्रिया संपादित करते हैं, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था में विभिन्न देशों का एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाता है, यह एक वास्तविक स्थिति है। इसे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से भी समझ सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी वर्तमान में हम देख रहे हैं तो कि कोई भी देश ऐसा देश नहीं है जिसका कि अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध ना हो, किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध ना हो। तो यही खुली अर्थव्यवस्था है। जब विभिन्न देश एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं तो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है, या एक देश शेष विश्व के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं। जब वो व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं तो आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, एक देश दूसरे देश को तकनीकी आविष्कार आदि भी खरीदते और बेचते हैं, तो किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित उनके बीच में होती है। अब विभिन्न देश एक दूसरे से सहयोगात्मक रवैया अपना रहे हैं, और यह एक वास्तविक स्थिति यानी वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करता हो। तो ये वास्तविक स्थिति हमको देखने में मिलती है। फिर एक है बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था जब कोई देश किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करता, अर्थात आयात निर्यात की क्रिया संपादित नहीं करते, उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में देश आत्मनिर्भर होता है, अपनी ही देश के संसाधनों का उपयोग करता है। वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो किसी देश से कोई भी आर्थिक संबंध न रखता हो। यह एक वास्तविक स्थिति नहीं, यह एक वास्तविक स्थिति नहीं है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यानी यह एक वास्तविक स्थिति नहीं है, यानी यह एक काल्पनिक स्थिति है। यह एक कौन सी स्थिति है? काल्पनिक। तो बंद अर्थव्यवस्था से हम ध्यान रखेंगे कि जिसकी आप ऐसा ध्यान रख सकते हो कि यानी भारत का नक्शा है, उसकी सभी दीवारें बंद, यानी वो किसी भी देश से व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। तो ये किसी प्रकार की वास्तविक स्थिति नहीं है, ये स्थिति काल्पनिक। क्यों है काल्पनिक? क्योंकि वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है कि वो दूसरे देश से व्यापारिक संबंध स्थापित ना करता हो। यहाँ इससे खुली अर्थव्यवस्था भी लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप जब लिखेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये खुली अर्थव्यवस्था है, ये दूसरी लाइन में ये है ना, क्योंकि क्या लिखा है कि जब कोई देश किसी भी देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करता, अर्थात आयात निर्यात की क्रिया संपादित नहीं करता, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जब बंद दूसरे देश से व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करेगा तो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करता है स्वयं अपने ऊपर, और अपने ही देश में जो संसाधन होते हैं उन्हीं के अनुसार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये काल्पनिक स्थिति है, वास्तविक स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसा वर्तमान में कोई भी देश नहीं है जो किसी अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं करे। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी व्यापार की 4 विशेषताओं को लिखिए। अब विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार यानी विभिन्न देशों के आपस में एक दूसरे से व्यापारिक संबंध कहलाता है विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार की विशेषताएं देखेंगे। पहला है विदेशी व्यापार की मात्रा में वृद्धि। यदि हम विदेशी व्यापार कर रहे हैं तो उससे हमारी विदेशी व्यापार की मात्रा में वृद्धि हो रही। विशेषता यानी क्या विशेषता ही हम देखेंगे। इसमें कुछ आंकड़ों को लिया गया है, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से निरंतर विकास योजनाएं चल रही हैं। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ, और उसके पश्चात 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना चली, और वर्तमान तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और निरंतर विकास के कार्य जो है वो चल रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात से निरंतर विकास योजनाएं चल रही हैं, जिससे विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हमारा देश जो थी उसकी अर्थव्यवस्था बहुत डगमगा गई थी, हमारे यहाँ खाद्यान्न भी नहीं था, तो दूसरे देशों से हमने सहायता ली थी, तो विदेशी व्यापार की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। जो आयात सन 1950 में, यानी जब योजना एक बना उसके समय 1950 में 608 करोड़ रुपए के थे। जो आयात 1950 में 608 करोड़ रुपए के थे, वो 13-14 में 27 करोड़ से भी अधिक के हो गए। ये आंकड़े अब थोड़ा सा आप याद करिएगा, तो आंकड़े लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जब 1950 में 608 करोड़ रुपए के आयात थे, ये बढ़कर 2013-14 में 27 करोड़ से भी अधिक हो गए। इसी प्रकार
जो निर्यात 1950-51 में 600 करोड़ रुपए के थे, वे 2014 में बढ़कर लगभग 18 करोड़ से भी अधिक के हो गए। और इसके पश्चात 13-14 के बाद भी निरंतर विदेशी व्यापार में वृद्धि होती रही। तो विदेशी व्यापार की पहली विशेषता ये है कि आयात में भी वृद्धि हुई है, निर्यात में भी वृद्धि हुई है। फिर दूसरी विशेषता है प्रतिकूल व्यापार संतुलन। अब प्रतिकूल व्यापार संतुलन यानी जैसे अपन ने अभी देखा था कि दूसरे देश से हम आयात निर्यात करते हैं तो प्रतिकूल तब होता है जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो। क्यों होगा प्रतिकूल? यदि हम आयात अधिक कर रहे हैं तो हमको ज्यादा चुकाना पड़ेगा पूंजी, और निर्यात अधिक कर रहे हैं तो हमको पूंजी प्राप्त होगी। तो निर्यात और आयात का अंतर जो होता है वो, उसमें आयात हमारे अधिक होंगे तो प्रतिकूल कहलाएगा। तो भारत का विदेशी व्यापार की विशेषता रही है कि नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार 2 वर्षों को छोड़कर, नियोजन काल यानी 1951 से लेकर अब तक, इनके बीच में 2 वर्षों को छोड़कर यह अवधि लगभग 75-76 के आसपास होगी। जो तो 2 वर्ष को छोड़कर शेष सभी वर्षों में प्रतिकूल रहा है। प्रतिकूल से आशय ये आयात अधिक और निर्यात कम। सन 1950-51 में व्यापार संतुलन 2 करोड़ रुपए से प्रतिकूल था, जो सन 2013-14 में बढ़कर लगभग 8 करोड़ से अधिक रुपए का हो गया। क्रमशः भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल ही रहा है। अगली विशेषता निर्यात व्यापार की रचना में परिवर्तन, यानी निर्यात के अंतर्गत देखेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत के निर्यात व्यापार की रचना में भी काफी परिवर्तन हुए हैं। स्वतंत्रता के पूर्व हमारी निर्यात की जाने वाली वस्तुएं थी कच्चा माल, खाद्य सामग्री, जूट, कपड़ा, चाय, काजू, मसाले आदि थी। ये वस्तुएं जो परंपरागत वस्तुएं थी ये हम निर्यात करते थे। लेकिन कुछ अन्य वस्तुओं का भी निर्यात किया जाने लगा उसके बाद। कुछ नवीन वस्तुएं जैसे रेल के डब्बे, रासायनिक पदार्थ, मोती, ये मोती लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में मोती है। तो मोती, बहुमूल्य पत्थर, यानी निर्यात की रचना में क्या परिवर्तन हुए? पहले परंपरागत वस्तुओं का ही निर्यात किया जाता था, धीरे धीरे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विकास हुआ, इसमें अन्य कुछ नवीन वस्तुओं को भी शामिल किया गया। फिर सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा विदेशी व्यापार। कुछ संस्थाएं हैं जिनका नियंत्रण सरकार जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, ऐसी संस्थाएं, तो उन संस्थाओं को भी अनुमति दी गई कि सरकार के द्वारा कुछ नियंत्रित संस्थाएं भी विदेशी व्यापार करने लगी हैं। कुछ विशेष वस्तुओं के संबंध में इन्हीं संस्थाओं को विदेशी व्यापार की अनुमति है। जैसे संस्थाएं हैं हस्तकला एवं हथकरघा निर्यात निगम, भारतीय चलचित्र निर्यात निगम, भारतीय चाय व्यापार निगम, भारतीय खनिज एवं धातु निगम। तो ये संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जिनको की विदेशी व्यापार की अनुमति सरकार के द्वारा दी गई और हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। विदेशी व्यापार की विशेषताएं हैं, 4 पॉइंट हैं, चारों की व्याख्या आपको समझनी है और लिखने का अभ्यास करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है विदेशी विनिमय दर को विस्तार से समझाइए। विदेशी विनिमय दर का संबंध है कि जब दो देशों की मुद्राओं से कि क्या लिखा हुआ है कि विनिमय दर एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में व्यक्त की गई कीमत है। हम देखते हैं कि हर देश की अपनी करेंसी है, हर देश में अलग अलग मुद्राएं चलती हैं, तो उन मुद्राओं को जब एक दूसरे में क्रय विक्रय किया जाता है या बदला किया जाता है जिस दर पर, वो कहलाती है विनिमय दर। आगे लिखा हुआ है कि अर्थात विनिमय दर वह दर है जिस पर एक करेंसी दूसरी करेंसी में परिवर्तित की जाती है। विदेशी विनिमय दर बाजार में तय होती है जहां 2 या अधिक देशों के मध्य उनकी मुद्राओं का विनिमय होता है। जैसे हम देखें 70 रुपए बराबर $1, तो ये जो है वो ये विनिमय दर कहलाएगी कि यदि हम 70 रुपए देंगे तब हमको $1 की वस्तु प्राप्त होगी। या अमेरिका का व्यक्ति भारत में आ रहा है, उसे 70 रुपए की वस्तु चाहिए तो उसे $1 देना होगा। तो ये विनिमय दर कहलाती है, यानी किसी भी देश की मुद्रा की एक इकाई दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाई के बराबर है, ये कहलाती है विनिमय दर। आगे लिखा हुआ है सरल शब्दों में कि एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित करना विदेशी विनिमय कहलाता है, और दर जो दर होती है वो विदेशी विनिमय दर कहलाती है जिस दर पर एक देश की मुद्रा को दूसरी मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। जैसे उदाहरण लिखा, उदाहरण के लिए एक व्यापारी भारतीय व्यापारी को अमेरिका में एक विक्रेता का भुगतान करने के लिए रुपये डॉलर में यदि बदलना पड़ रहा है, यदि भारत का व्यक्ति अमेरिका में गया तो अमेरिका में तो रुपये नहीं चलते, तो अमेरिका को डॉलर में यदि भुगतान करना है उसे, उसके पास रुपये हैं, तब उसे रुपये को डॉलर में बदलना होगा। तो विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्राएं होने की वजह से यह आवश्यकता उत्पन्न होती है क्या कि उसको उस देश की मुद्रा में बदलना होता है। जैसे एक और उदाहरण लिखा हुआ है
कि यदि हमें $1 प्राप्त करने के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं, मान लो $1 हमें प्राप्त करना, उसके लिए 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो विनिमय दर 50 रुपये बराबर $1 होगी। 50 रुपये बराबर $1 होगी। इसको हम बदल के 1 रुपये की विनिमय दर भी निकाल सकते हैं। 1 रुपये की विनिमय दर होगी तो 1/50 करके हम भाग देंगे, 0.0 कुछ आएगा। तो रुपये की डॉलर विनिमय दर भी निकाल सकते हैं, डॉलर की रुपये में विनिमय दर भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी मुद्रा की विनिमय दर उसकी मांग एवं आपूर्ति की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित की जाती है। अब विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है? ये दो पक्ष इसके लिए होते हैं, एक होता है विदेशी मुद्रा की मांग और एक होता है विदेशी मुद्रा की पूर्ति। तो ये चित्र बना हुआ है, ये मांग वक्र है डीडी, ये डीडी मांग वक्र है, और ये जो है ये एसएस जो है वो पूर्ति वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, ये ई बिंदु पर काट रहे हैं, जिस पर की विदेशी विनिमय की मात्रा क्यू है और विदेशी विनिमय की दर जो है वो है आर है। ये तो जो डीडी मांग वक्र मांग के नियम के अनुसार जैसे अपन देखा था, ये वही पद्धति से बना हुआ है। तो यदि हम यहाँ देखेंगे कि विदेशी मुद्रा की मांग, तो विदेशी मुद्रा की मांग और विनिमय दर में संबंध जो होता है विपरीत होता है, अर्थात विनिमय दर अधिक होने पर विदेशी मुद्रा की मांग कम होगी, विनिमय दर कम होने पर विदेशी मुद्रा की मांग अधिक होगी। अब विदेशी मुद्रा की मांग कौन करते हैं? वही लोग करेंगे जो दूसरे देश में विभिन्न उद्देश्यों से जाएंगे, चाहे वो इलाज कराने जाएं, चाहे वो घूमने जाएं, चाहे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएं, तो विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे। और विदेशी विनिमय दर और मुद्रा की मांग में विपरीत समय, यदि दर अधिक होगी तो उसकी मांग कम हो जाएगी क्योंकि महंगी मुद्रा मिलेगी, और दर कम होगी तो मांग अधिक होगी। जब विपरीत संबंध होगा तो वक्र का ढाल जो है वो डीडी बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे होगा। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा की पूर्ति विदेशी विनिमय दर और मुद्रा की पूर्ति में सीधा संबंध होगा। विदेशी मुद्रा की पूर्ति जो वो मौद्रिक अधिकारी करते हैं, तो इसमें सीधा संबंध होगा। यदि विदेशी विनिमय दर अधिक होगी, ऊंची होगी, तो पूर्ति ज्यादा होगी लाभ कमाने के लिए। विनिमय दर कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। जब एक सीधा संबंध होता है तो वक्र का ढाल नीचे से ऊपर सीधा जाता है। अब ये ई बिंदु पर हो रहा है विनिमय दर का निर्धारण, तो जिस प्रकार से विनिमय दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। मांग वक्र यानी विदेशी मुद्रा मांग वक्र और विदेशी मुद्रा की पूर्ति। अगला प्रश्न, स्थिर विनिमय दर के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। स्थिर विनिमय दर का, स्थिर विनिमय दर यानी जब मौद्रिक प्राधिकारी के द्वारा दर निश्चित कर दी जाती है, जैसे अभी अपन ने देखा था डॉलर के रुपये में विनिमय दर। तो जब स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत सरकार के द्वारा या मौद्रिक प्राधिकारी के द्वारा दर एक निश्चित कर दी जाती है, वो कहलाती है स्थिर विनिमय दर, चाहे वो सोने में हो चाहे वो डॉलर में हो। तो इसके 4 तर्क हम देखेंगे पक्ष में। पहला है विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। तो यदि स्थिर विनिमय दर है तो विदेशी पूंजी यानी स्थिर विनिमय दर यानी हमको रुपये में कितने डॉलर हमको प्राप्त हो रहे हैं, बदल नहीं रही है दर बार बार, या एक निश्चित सीमा तक वो बदल रही है, वो कहलाती है स्थिर विनिमय दर। तो विनिमय दरों में स्थायित्व का संभव होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि उस देश में विदेशी पूंजी, चाहे वो ऋण हेतु चाहे विनियोजन हेतु, निरंतर एवं निसंकोच आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि विदेशी विनिमय दर जो स्थिर है, उन्हें पता होता है कि इस दिन रुपये के बाद हमें कितने डॉलर देने होंगे या लेने होंगे, यानी उनका आदान प्रदान जो है वो आरंभ हो जाता है और इससे विकासशील राष्ट्रों को लाभ होता है। दूसरा है उच्चावचनों पर नियंत्रण। जो आर्थिक उच्चावचन, विनिमय दर स्थिर होने पर अर्थव्यवस्था में आर्थिक उच्चावचन नहीं होता। आर्थिक उच्चावचन से आशय क्या है कि कीमतों में ना तो बहुत अधिक वृद्धि हो पाती है और ना कमी हो पाती है। उच्चावचन यानी कीमतों में वृद्धि या कमी, या आर्थिक अर्थव्यवस्था में अस्थिरता। तो यदि स्थिर विनिमय दर है तो किसी प्रकार की अस्थिरता उसमें नहीं हो पाती, जो कि सट्टेबाजी को प्रोत्साहित करते हैं और जिससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। यदि विनिमय दर परिवर्तित होगी तो उससे सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है, और यदि स्थिर है तो उससे ज्यादा उच्चावचन नहीं आते। तीसरा है निर्यातक राष्ट्रों के लिए। निर्यातक राष्ट्र यानी जो वस्तुओं सेवाओं का निर्यात कर रहे हैं, तो विनिमय दर में स्थिरता का महत्व उन राष्ट्रों के लिए है जिनकी अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से निर्यात व्यापार पर निर्भर करती है। इन राष्ट्रों का विकास निर्यात व्यापार की प्रगति पर निर्भर करता है और निर्यात व्यापार का विकास स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में सरल होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यदि हम निर्यात कर रहे हैं तो हमको कितनी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी,
जब स्थिर विनिमय दर है तो उन्हें निश्चित होने के कारण उनके निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, एक देश दूसरे देश से जो व्यापारिक संबंध स्थापित करते हैं, यदि वो आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार की सेवाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इस प्रकार के व्यापार में यदि स्थिर विनिमय दर है तो उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उनको भुगतान की गई राशि कितनी मिलेगी या कितना भुगतान करना है ये उनको स्थिर विनिमय दर में पहले से ही निश्चित पता होता है। अगला प्रश्न, स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में 4 तर्क दीजिए। यदि स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में हम देखेंगे तर्क, पहला है विनिमय स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान नहीं, यानी विनिमय दर यदि स्थिर नहीं है यानी बदल रही है बार बार, तो हमें उसमें विनिमय स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। विनिमय स्थिति में असाम्य आने पर उसका आंतरिक मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के द्वारा शीघ्र उपचार कर दिया जाता है। यानी यदि कीमतें बढ़ रही या घट रही अर्थात मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन स्थित हो रहा, परिवर्तन हो रही है कीमतें, तो हम उसका तुरंत उपचार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बाजार शक्तियों के द्वारा इसमें विनिमय दर में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है यदि स्थिर विनिमय दर नहीं होती तो। अतः विनिमय स्थिति की वास्तविकता का ज्ञान हमें नहीं हो पाता। दूसरा है आंतरिक अस्थिरता। अस्थिर विनिमय दर के कारण राष्ट्र की आंतरिक स्थिति में स्थिरता नहीं रह पाती। इसके विपरीत आंतरिक स्थिति बहुत ही अस्थिर रहती है। यदि परिवर्तित हो रही है, दर स्थिर नहीं है, तो आंतरिक स्थिति भी अस्थिर रहेगी। यानी स्वर्णमान उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कि स्वर्णमान में किसी भी राष्ट्र को जिसकी विनिमय स्थिति में प्राप्तियां भुगतान से अधिक हो जाती थी, उन्हें बाध्य होकर सोने का निर्यात करना पड़ता था। यदि हमारी भुगतान हमको देना है तो भुगतान हम सोने से दे देते, सोने से करते। और स्फीति के लिए यदि और मुद्रा का परिमाण कम करके और स्फीति करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। इसी प्रकार राष्ट्र की विनिमय स्थिति राष्ट्र के पक्ष में हो जाती थी और स्वर्ण का आयात प्रारंभ हो जाता था। यानी लेनदारियों देनदारियों को स्वर्ण के आयात और निर्यात से उसको अपने पक्ष में कर लेते थे और उसे मुद्रा का परिमाण बढ़ाकर स्फीति उत्पन्न करनी पड़ती थी। इस प्रकार प्रत्येक राष्ट्र में कभी स्फीति और कभी संकुचन जो है वो होता था और उसके कारण जो अर्थव्यवस्था जो थी वो अस्थिर रहती थी। अगला पॉइंट है भ्रष्टाचार। तो स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में तर्क हम देख रहे हैं कि यदि स्थिर विनिमय दर नहीं है तब क्या होगा। तो स्थिर विनिमय दर के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए विनिमय नियंत्रण, जिसके अंतर्गत विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। आयातकर्ता विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इन सरकारी अधिकारियों को कभी कभी रिश्वत देते हैं। स्थिर विनिमय दर के विपक्ष में यदि हम देख रहे हैं तो कभी कभी जब नियंत्रण लगा देती हैं तो उनको परिवर्तित करने के लिए जिनके द्वारा विदेशी मुद्रा निर्धारित की जाती है तो उनको रिश्वत देकर वो परिवर्तन करा लेते हैं। फिर अगला है आकस्मिक परिवर्तन। तो निश्चित विनिमय दर बनाने में जब कोई मुद्रा कमजोर हो जाती है तो उसका अवमूल्यन कर देते हैं। अवमूल्यन से आशय है विदेशी मुद्रा की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाना, तो जिससे विनिमय दर आकस्मिक रूप से घट जाती है और भुगतान संतुलन जो है वो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है लोचपूर्ण विनिमय दर के पक्ष में 4 तर्क दीजिए। तो अभी अपन स्थिर विनिमय दर के पक्ष विपक्ष में देखे थे। लोचपूर्ण विनिमय दर से आशय क्या है? लोचपूर्ण विनिमय दर से आशय है जब जो विनिमय दर है वो परिवर्तित होती है लेकिन उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। सरकार के नियंत्रण के अलावा बाजार की शक्तियां या मांग और पूर्ति, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति जो है वो विनिमय दर को निर्धारित करती है, वो कहलाती है लोचपूर्ण विनिमय दर। ये बदलती रहती है। तो इसके पक्ष में तर्क पहला है मौद्रिक नीति की सफलता। तो लोचपूर्ण विनिमय दरों के अंतर्गत ही देश में अल्पकालीन मौद्रिक नीति को प्रभावशील ढंग से लागू किया जा सकता है और मौद्रिक नीति के अनुरूप ही विनिमय दर में परिवर्तन किया जा सकते हैं। यानी जैसे जिस देश को मौद्रिक नीति बनाना है उस तरीके से वो नीतियां बनाता है और उसके हिसाब से वो विनिमय दर में परिवर्तन कर सकता है। विभिन्न नीतियां जैसे रोजगार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होकर आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव इससे पड़ता है। सरकार के द्वारा विभिन्न नीतियां बनाई जाती हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है स्वतंत्र आर्थिक नीति। तो हर देश अपनी स्वतंत्र आर्थिक नीति बना सकता है विनिमय दर में परिवर्तन करके।
स्थिर विनिमय दरों में दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ने से वह स्वतंत्र आर्थिक नीति नहीं अपना सकता। यदि स्थिर विनिमय दर है तो वो अपनी नीति दूसरे देशों पर निर्भर होकर कि उसका मुद्रा में मूल्य कितना, उसी हिसाब से वो नीतियां बनाता है। लेकिन यदि दर परिवर्तित हो रही है तो उससे वो अपने देश की एक स्वतंत्र आर्थिक नीति बना सकता है, परंतु लोचपूर्ण विनिमय दर में अन्य देश के हितों की अवहेलना करके अपने देश के लिए स्वतंत्र आर्थिक नीति अपना सकता है, जैसे लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है भुगतान संतुलन में सुधार। भुगतान संतुलन से आशय भी अपन ने देखा था, जब लेनदारियां और देनदारियां जो होती हैं वो भुगतान संतुलन के अंतर्गत आती हैं। तो भुगतान संतुलन संतुलन में आशय है कि ना लेनदारियां देनदारियां जब बराबर हो जाती हैं तो लोचपूर्ण विनिमय दर की सहायता से भुगतान शेष में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यानी विनिमय दर को परिवर्तित करके हमारी लेनदारियां देनदारियां भी बराबर की जा सकती हैं। विनिमय दर का मुख्य कार्य भुगतान संतुलन में सुधार करना ही है और इसमें यह काफी सफल हो जाता है। फिर अधिमूल्यन या अवमूल्यन संभव, जिस प्रकार से अभी अपन ने देखा था, तो आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप देश में अधिमूल्यन या अवमूल्यन करना आवश्यक हो जाता है। यदि आर्थिक परिस्थितियां ऐसी है, आयात निर्यात के अनुसार यदि हम अवमूल्यन अधिमूल्यन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग देश की मुद्राओं का अलग अलग मूल्य होता है, तो उसके हिसाब से हमारे देश के साथ जो व्यापारिक संबंध होते हैं तो उसके हिसाब से हम मुद्रा का अवमूल्यन अधिमूल्यन जो है वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार करना आवश्यक हो जाता है। फिर है अगला प्रश्न है लोचपूर्ण विनिमय दर के विपक्ष में तर्क दीजिए। पहला है अल्प विकसित राष्ट्रों के लिए अनुपयोग। तो भारत जैसे अल्प विकसित राष्ट्र हैं, तो अल्प विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से कच्चा माल, पूंजीगत सामान, तकनीकी ज्ञान आदि को आयात करने के लिए भारी मात्रा में विदेशी विनिमय की आवश्यकता होती है, जबकि उनके पास इनका अभाव होता है। तो अल्प विकसित राष्ट्रों को यदि हम विकसित राष्ट्रों से मंगाना है और विनिमय दर यदि परिवर्तित हो रही है तो ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कभी कभी हमें दूसरे देश से माल का महंगा पड़ सकता है। फिर दूसरा है संतुलन के लिए प्रतिकूल। तो यदि लोचपूर्ण विनिमय दर है तो भुगतान शेष में संतुलन बनाए रखने हेतु लोचपूर्ण विनिमय दरों में निर्भर नहीं रहा जा सकता है। विनिमय दर में एक दिशा में परिवर्तन होने पर सट्टे की क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होकर संकट उत्पन्न हो जाएगा। यदि लोचपूर्ण विनिमय दर में यदि एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, मुद्रा में मूल्य यदि डॉलर का यदि घट रहा है यदि, तो सट्टेबाजों की क्रियाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, या बढ़ रहा है एक दिशा में हो रहा है तो वो अपना पूर्वानुमान लगाकर वो सट्टे की क्रियाओं को बल मिलता है। तीसरा है साधनों की बर्बादी। विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होने से निर्यात व आयात उद्योगों के लाभ में परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे उन उद्योगों के साधनों का हस्तांतरण होता रहता है। फलस्वरूप साधनों की बर्बादी होती है। स्थिर विनिमय दर में इस समस्या का उदय नहीं होता। तो यदि विनिमय दर में परिवर्तन हो रहा है तो उद्योग के लिए जो भी साधन हम लेते और देते हैं, कभी कभी आवश्यकता से अधिक उनका आदान प्रदान या आयात निर्यात किया जाता है, तो ऐसे में उत्पादन के जो साधन है, संसाधन है, उनकी बर्बादी भी हो सकती है। चौथा है व्यापार शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव। तो लोचपूर्ण विनिमय दर में अनेक देश व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण के माध्यम से अपनी विनिमय दर को ऊंचा रखने का प्रयास करते हैं। जैसे अपन ने देखा था लोचपूर्ण विनिमय दर है, इसमें कुछ बाजार शक्तियां कार्य करती हैं, तो विनिमय नियंत्रण के माध्यम से विनिमय दर को कभी कभी ऊंचा रखने का प्रयास करते हैं, जो कि स्वतंत्र बाजार में प्रचलित होती है। इससे उन देशों की व्यापार की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और कभी कभी हानि भी हो जाती है। अगला प्रश्न है विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली को समझाइए। तो विनिमय दर की ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है, ये विभिन्न देशों की मुद्राओं के लिए एक निर्धारित विनिमय दर ही ब्रिटेन वुड्स प्रणाली का आधार है। एक विनिमय दर का निर्धारण किया गया निश्चित। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता में हम देखेंगे इसमें द्विपक्षीय लेन देन की समस्या। तो यदि दो देश आपस में लेन देन कर रहे हैं, जैसे जापान और भारत का लेन देन हो रहा है, तो वो एक देश दूसरे देश अलग अलग देशों की क्योंकि अलग अलग करेंसी होती है, तो द्विपक्षीय लेन देन यदि दो पक्षों में लेन देन हो रहा है तो अलग अलग देशों की मुद्रा का अलग अलग मूल्य होता है। यदि हम इसके अलावा अन्य देशों से आयात निर्यात या व्यापारिक संबंध करेंगे तो लेन देन की समस्या हमारी अलग अलग मूल्य के कारण अलग अलग हो सकती है। इसके लिए कोई स्थायी भी कानून भी नहीं बना था कि किस देश की मुद्रा का किसी देश की मुद्रा में कितना मूल्य हो। इसके अलावा
और आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वैश्विक प्रणाली विकसित करने के लिए कोई नियमबद्धता नहीं थी। यदि वैश्विक प्रणाली का विकास करना, हमें हर देश का आर्थिक विकास करना, तो इसके लिए कोई भी नियमबद्धता नहीं थी। फिर द्वितीय विश्व युद्ध से चरमराई अर्थव्यवस्था। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जो थी बहुत चरमरा गई थी, बहुत जर्जरित हो गई थी, जिससे कि विकास के कार्य जो वो नहीं हो पा रहे थे। तो इसके लिए ब्रिटेन वुड्स प्रणाली जो है वो क्या है, इसने क्या कार्य किए, इसके बारे में हम इसको समझेंगे। जैसे कि अभी अपन ने ऊपर शुरू में भी देखा था, इसके लिए निर्धारित विनिमय दर की बनाई गई। तो पहले हम देखेंगे इसकी स्थापना। तो सन 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई तथा स्थिर विनिमय दर की भी पुनर्स्थापना हो गई, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली का जो है वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली का आधार है, क्योंकि विनिमय दर को स्थिर किया गया। इसके देखेंगे हम कार्य प्रणाली। इसकी कार्य प्रणाली क्या रही कि डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया। डॉलर की कीमत को सोने की कीमत से जोड़ा गया। निश्चित डॉलर और निश्चित कीमत दोनों को एक साथ देखा गया कि कितने डॉलर के बदले कितना सोना रखा जाए, जिसमें तय किया गया कि 1 आउंस सोने की कीमत $35 रखी गई और अन्य मुद्राओं को डॉलर के मुकाबले अलग-अलग निर्धारित दरों पर रखा गया। केंद्र में डॉलर को रखा गया, यानी देश अपने देश की मुद्रा को डॉलर में परिवर्तित कर सकते थे। इस प्रणाली में डॉलर को केंद्र में रखा गया और हर देश की मुद्रा को डॉलर में परिवर्तित कर सकते थे, और उसमें प्रारंभ में 1 आउंस सोने की कीमत रखी थी $35। आगे अमेरिकन फेडरल रिजर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक है, वो अमेरिकन फेडरल रिजर्व नाम है। तो अमेरिकन फेडरल रिजर्व के द्वारा इस व्यवस्था में दर तय की गई। क्या दर तय की गई कि $1 बराबर 0.88 ग्राम सोना। यदि हमें $1 चाहिए तो उसके लिए हमें कितना सोना देना होगा? 0.88 ग्राम, या हम देखेंगे 0.88 ग्राम सोने की कीमत $1 में आकी गई। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक $1 छाप सकता था, उसके बदले उसको $0.30 या 0.26 ग्राम सोना देना होता था। अब रुपये को जो डॉलर में या सोने में परिवर्तित किया जा सकता था, यानी यदि एक रुपये का मूल्य था उस समय $0.30 या 0.26 ग्राम सोने, यानी डॉलर को या तो सोने में आका गया था या फिर डॉलर रुपये में, यानी रुपये की कीमत डॉलर में और सोने में आकी गई थी। देश के पास जितना सोना होगा इसके अनुपात में डॉलर या अपनी मुद्रा छाप सकता था, क्योंकि ऊपर जो एक मूल्य तय किया गया उस मूल्य के अनुसार यदि उस देश के पास जितना सोना होगा उतने मूल्य की मुद्रा वो इसके बदले छाप सकता था। इसके बाद दुनिया की हर मुद्रा की कीमत डॉलर की तयशुदा आधिकारिक विनिमय दर से किया जाने लगा। हर देश में अलग अलग जो मुद्रा होती है उस मुद्रा का मूल्य डॉलर में तय किया गया आधिकारिक विनिमय दर के द्वारा, जिससे कोई भी देश अपने मन मुताबिक नोट नहीं छाप सकता है, यानी स्थिर विनिमय दर प्रणाली की शुरुआत हुई। ऊपर जो दर तय की गई इसी के अनुसार ने, अगर ये दर तय नहीं होती तो क्या होता, हर देश अपने मनमाफिक मुद्रा जो है वो छाप सकता था, लेकिन ये दर तय की गई, यदि हमें इतनी मुद्रा छापनी तो इसके बाद इतना डॉलर या इतना सोना देना होगा। एक और ये पुस्तक का उदाहरण लिखा हुआ है, जैसे कि उदाहरण के लिए फ्रांस की मुद्रा जो है फ्रंक, इसका 5 फ्रंक प्रति डॉलर के रूप में विनिमय किया जा सकता है, यानी $1 का मूल्य 5 फ्रंक या 5 फ्रंक का मूल्य $1। और यदि उसे 35 प्रति आउंस की दर से सोने की विनिमय डॉलर के रूप में किया जा सकता था, तो इस प्रकार फ्रंक का मूल्य होगा 175 अंक प्रति आउंस सोने की दर पर निर्धारित किया जाए, यानी 35 में यदि हम 5 का भाग देंगे तो 175 अंक प्रति आउंस सोने की दर आएगी। अगला प्रश्न है, अवमूल्यन और मूल्यह्रास में क्या अंतर है? तो ये लगभग एक से शब्द हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। तो अवमूल्यन देखेंगे। अवमूल्यन अभी अपन ने मुद्रा के रूप में भी देखा था, ये वही अवमूल्यन है। तो अवमूल्यन का अर्थ है देश की करेंसी के मूल्य को विदेश की करेंसियों की अपेक्षा कम कर देना, यानी उसका मूल्य कम कर देना। जैसे $70 बराबर $1 है, तो यदि $1 के बजाय $70 देने पड़ रहे हैं अभी, और उसका मूल्य यदि हम $75 कर दें तो क्या हो जाएगा, उसका मूल्य कम हो जाएगा। यानी यदि $70 देने पड़ रहे थे, अब कितने देने पड़ेंगे उसको? $75। या फिर हम देखेंगे $70 के $1 मिल रहा था, अब हमको $75 का। तो विदेशी मुद्रा विदेश की करेंसियों की अपेक्षा उसका मूल्य क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। ये कहलाता है अवमूल्यन। मूल्यह्रास
बाजार मांग एवं पूर्ति शक्तियों के प्रभाव से बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। यानी अवमूल्यन में इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है और अवमूल्यन में सरकार के द्वारा दूसरे देश की तुलना में हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम कर दिया जाए, तो मूल्य ह्रास में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, इसमें मांग एवं पूर्ति शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा अंतर है, यह निश्चित विनिमय दर के तहत मौजूद है, क्योंकि सरकार के द्वारा तय की जाती है, मौद्रिक अधिकारी के द्वारा तय की जाती है। और मूल्य ह्रास जो है ये लचीली विनिमय दर के तहत ह्रास मौजूद है, क्योंकि मांग एवं पूर्ति की शक्ति जो है वो घटती बढ़ती रहती है। फिर तीसरा है, अवमूल्यन तब होता है जब मुद्रा विनिमय दर आधिकारिक तौर पर निश्चित विनिमय दर प्रणाली के तहत कम हो जाती है। और मूल्यह्रास के अंतर्गत देखेंगे, जब मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में गिरता है तो इसे मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। फिर चौथा है, आधिकारिक कार्रवाई के माध्यम से अधिकीलित विनिमय दरों के अंतर्गत देश की करेंसी की कीमत में कमी अवमूल्य कहलाता है। और मूल्यह्रास में तैरती विनिमय दर यानी लोचपूर्ण विनिमय दर, तो तैरती विनिमय दरों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के रूप में देश की करेंसी की कीमत में कमी। अगला प्रश्न है, भुगतान संतुलन के चालू खाते की प्रमुख मदों या घटकों को समझाइए। तो भुगतान संतुलन की जो मदें हैं, ये प्रमुख मदें है, तो वैसे बहुत सी मदें हैं, लेकिन 4 अंक के प्रश्न में हम 4 मदों की व्याख्या कर सकते हैं। तो पहली मद है माल अथवा आयात निर्यात। तो भुगतान संतुलन का संबंध विभिन्न देशों से होता है, तो पहली मद है इसकी माल तथा आयात निर्यात। तो इस मद के अंतर्गत देश के वस्तुओं का जो निर्यात होता है उसको लेनदारी, और जो आयात होता है उसे देनदारी। इसमें अपन एक फंडा ध्यान रखेंगे कि आने वाला जो है हमको भुगतान प्राप्त हो रहा है, आने वाला जो है वो लेनदारी है, और जो दे रहे हैं वो देनदारी। हम देंगे कब, जब हम आयात करेंगे, और लेंगे कब, जब हम निर्यात करेंगे। तो आयात को देनदारी में दिखाया जाता है और निर्यात को लेनदारी में। तो ये भुगतान संतुलन को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती है, इसको हम दृश्य मद भी कहते हैं। दूसरा है विदेश यात्रा। जब एक देश के नागरिक दूसरे देश में शिक्षा प्राप्त करने, पर्यटन के उद्देश्य या उद्देश्य से जब जाते हैं, तो वहाँ जो खर्च करते हैं, जो जिस देश में खर्च करेंगे उसकी लेनदारियां होंगी, और जो यात्री खर्च करेंगे वो उनकी देनदारियां होंगी। अगली मद है परिवहन। परिवहन यानी जो परिवहन कंपनियां एक देश दूसरे देश में सेवाएं दे रही हैं, तो विभिन्न कंपनियां माल एवं यात्री दूसरे देश में लाते ले जाते हैं, चाहे वो समुद्री मार्ग से हो, चाहे वो हवाई मार्ग से हो, चाहे वो स्थल मार्ग से हो, तो उनके द्वारा भी आय होती है। यदि हमारे देश की कंपनियां दूसरे देश में सेवाएं दे रही हैं तो वो उनकी लेनदारियां हो जाएंगी, और यदि वो उपभोग कर रहे हैं तो उनकी देनदारियां हो जाएंगी। फिर अगला है बीमा। तो विभिन्न देश की कंपनियां एक देश दूसरे देश में बीमा व्यवसाय भी करती हैं, तो बीमा इस व्यवसाय में जो बीमा प्रीमियम प्राप्त होता है वह उस देश की लेनदारियों में शामिल होता है। तो जो बीमा कंपनियां जो प्रीमियम देती हैं वो देनदारी, और जो लेने वाले होते हैं वो लेनदारी। तो ये सारे 4 अंक के प्रश्न अपने पूरे हुए। कुछ बच्चों के मुझे मैसेज प्राप्त हुए थे कि कमेंट बॉक्स में कि मैडम मेरे को पीडीएफ फाइल में ये सारे चाहिए, तो अभी मैंने पीडीएफ फाइल में मैं इनको आपको प्रोवाइड करा दूंगी। लेकिन मेरी आपसे ये भी कहना है मेरा कि आप जो पॉइंट है उनको आपको समझना है, और समझ के फिर अपने अनुसार लिखने का अभ्यास जरूर करना है। तो ठीक है, आज हमें 4 अंक के प्रश्न पूरे हुए। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।